Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our today's lesson. और as I had been saying and promising कि अब हम actual project management में enter हो रहे हैं. So this is very important chapter. This is very important chapter जो data का third chapter है. It will set basis for your all your future lessons. So I would request जिनकी class miss होगी obviously मैं group में भी request करूँगा और आप लोग भी इस lesson को maybe एक या दो दफा लाजमी सुनिएगा बाद में. कल हमने एक बात शुरू की थी और वो था कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले कुछ एक्टिविटीज हैं वो स्टार्ट होती हैं. प्रोजेक्ट डायरेक्टली ऑब्वियसली स्टार्ट नहीं होता. देयर सम स्पेसिफिक रीजंस जिसके लिए हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और वो स्पेसिफिक रीजंस एक्चुअल में हमारे पूरी की पूरी प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड उसकी जो एग्जीक्यूशन है एंड डिसीजन मेकिंग उसको इफेक्ट करती है. सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर. जब मैं वी का वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो मैं आई मीन के प्रोजेक्ट मैनेजर एंड हिज और हर टीम. तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हमने किस तरह के डिसीजंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट करने हैं. सो ये हमने कल प्रीएम्बल थोड़ा सा देखा था और अब हम एक्चुअल में मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा और उस एग्जांपल में हम देखेंगे कि किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो सकता है. ये हमने सारे कल पॉइंट्स पहले कवर कर लिए हैं. एक एग्जांपल है और एग्जांपल इस तरह है कि जी एक यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक नए बॉस आए हैं और उन्होंने अपनी जो एनुअल बोर्ड की मीटिंग हो रही है उस बोर्ड मीटिंग में दे डिसाइड सर्टेन पॉइंट्स और वो ये कहते हैं कि अगले एक साल के अंदर हमने अपनी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बढ़ानी है. दैट मीन्स इससे पहले में भी पिछले एक साल या 2 साल में उनका विजन ये है कि आफ्टर 2 years हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग या हमारी जो HEC की रैंकिंग है वो इस जगह पे हो. ये उनका एक विजन था. इस विजन से उन्होंने अपने कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ड्राइव करते हैं और वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसको बढ़ाएंगे और हम अपनी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है किस तरह उसको बढ़ाएंगे. इस तरह बढ़ाएंगे कि जो HEC ने रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं उन रिक्वायरमेंट्स को हम मीट करेंगे और जो लैप्सेस हैं हमारे यहाँ कमी है हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे. इसके अलावा में भी और इस तरह की चीज़ें जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड रैंकिंग इम्प्रूव हो सके. इनको सामने रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गोल्स ड्राइव किए और वो गोल्स जो हैं उसमें उन्होंने कहा कि हम अपना करिकुलम रिवाइज करेंगे, इसको अपग्रेड इस तरह करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें एजुकेशन की क्वालिटी बढ़े. इसी तरह ये जो हम फैकल्टी हमने हायर की भी है या फर्दर करेंगे उसका क्राइटेरिया रिवाइज करने की ज़रूरत है और उससे हम ये करेंगे कि अच्छे फैकल्टी मेंबर्स उनको हायर करेंगे. इसी तरह एडमिशन का क्राइटेरिया उसको रिवाइज करेंगे और मे बी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड सो ऑन. इस तरह की चीज़ें हम करेंगे. ये इन्होंने अपने इस यूनिवर्सिटी ने इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एक साल के ऑब्जेक्टिव्स तय किए या एक साल के गोल्स जो है वो तय किए. अब जो भी प्रोजेक्ट प्रपोजल आएगा वो इन गोल्स को सामने रखते हुए उसको वैल्यूएट करेंगे. सो इन्होंने अपने गोल्स को इन ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा. इन्होंने कहा कि हम जो भी प्रोजेक्ट प्रपोजल हमारे पास आएगा उस प्रपोजल को हम उसको एक खास क्राइटेरिया सामने रखते हुए उसको एवेलुएट करेंगे जिसमें हम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी की वेटेज 60% रख देंगे और ज़ाहिर है हमने यूनिवर्सिटी को रन भी करना है. प्रॉफिट्स की वेटेज जो है वो 30% होगी और जो ग्रोथ की वेटेज है वो 10% होगी. फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू कीप द थिंग सिंपल हमने ये जो 3 क्राइटेरिया ये सामने यूनिवर्सिटी ने रखे. लेकिन आप एक चीज और ये करें कि इस क्राइटेरिया को हम अलाइंड रख रहे हैं विद द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब ये कैसे होगा मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ. आपने ये एनुअल अपनी प्लान किया. अब हुआ क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1 महीने बाद 2 महीने बाद HEC ने एक विजिट किया. HEC हायर एजुकेशन कमीशन ने जो कि यूनिवर्सिटीज को गवर्न करती है उनकी एक टीम ने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इस्लामाबाद में विजिट की जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दे रहे थे.
या सॉरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की MS डिग्री जो है वो प्रोग्राम रन कर रहे हैं। इस विजिट के दौरान HEC टीम ने एक चीज देखी और वो ये देखी कि जो PhDs हैं, पढ़ाने वाले टीचर्स जो हैं, वो PhDs बस इक्का दुक्का हैं और बाकी जो MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्लासेस को लोग पढ़ा रहे हैं वो मास्टर्स डिग्री होल्डर्स हैं। हालांकि HEC ने ये कहा हुआ है कि भाई आप कोई भी मास्टर्स लेवल की जब डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो उसमें लेट्स से 70% एटलीस्ट आपके पास PhDs होने चाहिए। ये HEC ने कहा हुआ है। लेकिन हम ये देख ही रहे हैं कि जी जब ये टीम ने विजिट किया इस्लामाबाद की 10-12 यूनिवर्सिटीज में तो उन्होंने कहा कि ये जो PhDs हैं वो तो 1-2 होते हैं और बाकी सारे के सारे मास्टर्स प्रोग्राम वाले हैं। अच्छा, अब वो टीम जब इस यूनिवर्सिटी में आई जिसका अभी हमने थोड़ी देर पहले स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव देखा, तो यहाँ पे जब HOD से बात उन्होंने की कि जी आपके यहाँ क्या रेशियो है, PhDs कितने हैं और MS लेवल वाले कितने हैं जो पढ़ा रहे हैं, तो इस HOD ने कहा कि जी PhDs हमारे पास भी नहीं है, लेकिन उसकी एक रीजन है और रीजन ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के PhDs पाकिस्तान में है ही 5-10, इससे ज्यादा है ही नहीं। तो लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की जरूरत है, CPEC चल रहा है वगैरह वगैरह, तो पाकिस्तान की जरूरत है कि हम प्रोजेक्ट मैनेजर्स प्रोड्यूस करें और ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजर्स प्रोड्यूस करें जो कि क्वालिफाइड हो। तो हम PhD डिग्रीज जो है वो सॉरी ये जो MS डिग्रीज हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, इनको हम रोक नहीं सकते। लेकिन इस HOD ने एक आइडिया प्रपोज किया और वो ये प्रपोज किया कि अगर HEC किसी तरह 4 से 5 साल में, अगले 4 से 5 साल में यूनिवर्सिटी को अलाउ कर दे कि वो अपने मास्टर्स डिग्री इसी तरह चलाते रहें जैसे अभी चला रहे हैं, लेकिन अपनी फैकल्टी को वो PhD करने भेजें और HEC उनका खर्चा बर्दाश्त करे। इसके अलावा HEC लोगों को स्कॉलरशिप दे, इन जनरल लोगों को इनकरेज करे कि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बाहर से या पाकिस्तान से PhD करके आए, सो दैट आज से 5 साल बाद हमारे पास ये जो HEC का क्राइटेरिया है कि इतने PhDs होंगे और इतने MS होंगे, वो हमारा कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हम ऑब्वियसली अपने कोर्सेज को एज पर HEC रिक्वायरमेंट जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये अब एक नॉर्मल रेगुलर एक्टिविटी है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिवर्सिटी में इस तरह के विजिट्स, इस तरह के काम आते रहते हैं। अच्छा, अब HEC टीम वापस गई, ये सिनेरियो 3 है। HEC टीम वापस गई और HEC टीम ने अपने ऑफिशियल्स को ये वाला आइडिया सजेस्ट किया। पहले प्रॉब्लम बताई कि जी इस तरह MS प्रोग्राम चल तो रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, लेकिन उनको पढ़ाने वाले मोस्टली MS ही हैं, खुद भी वो मास्टर्स डिग्री होल्डर है, PhDs है ही नहीं। तो उन्होंने साथ ही वो प्रपोजल भी अपने हाई लेवल ऑफिशियल्स को बताया कि जी ये एक सजेशन आई है, तो आपका क्या ख्याल है। तो काफी बहस मुबाहिसे के बाद फाइनली ये अप्रूवल जो है, सॉरी ये जो प्रपोजल था ये अप्रूव हो गया और HEC ने तमाम यूनिवर्सिटीज को एक नोटिफिकेशन जारी किया कि भाई आप अगले 5 साल के अंदर अंदर अपनी फैकल्टी को किसी तरह PhD करवा लें या उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दे लें, और अगर वो PMP सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो फिर नॉर्मल PhD भी, जो कि मैनेजमेंट साइंसेज वाला PhD है, उसको भी हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के PhD के बराबर समझ लेंगे। ठीक है, सॉरी आई मिस्ड, वो प्रपोजल के अंदर उन्होंने एक प्रपोजल ये भी दिया कि अगले 5 साल तक अगर जो PhDs मैनेजमेंट साइंसेज के हैं उनको हम PMP सर्टिफिकेशन करवा दे तो हम उनको इक्वल गिने या इक्वलेट वो गिने जाएं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में PhD के बराबर वो गिने जाए, सॉरी। अच्छा, अब ये अप्रूवल हो गया और तमाम यूनिवर्सिटीज को इंस्ट्रक्शन मिली। जो हमारे पास इस HOD के पास जब सॉरी जो इस हमारी जो यूनिवर्सिटी है वहां पे ये इंस्ट्रक्शंस आई, तो उन्होंने उस HOD को, वहां पे हेड ने HOD को बुलाया कि भाई आप इस तरह HEC की इंस्ट्रक्शन आई है, तो अब आपका क्या ख्याल है। अब ये वो चीज है जिस जगह पे एक प्रोजेक्ट आइडिया या एक प्रोजेक्ट प्रपोजल वो कंसीव हो रहा है। अब HOD कहता है कि ठीक है सर, हम यूं करते हैं कि एक PMP ट्रेनिंग प्रोग्राम होल्ड करते हैं और हम ये PMP ट्रेनिंग प्रोग्राम जो समर
यूनिवर्सिटी की समर वेकेशंस हैं उसके दौरान करेंगे, तो होगा ये कि हम एक ऑल टुगेदर नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब हम कहते हैं एक यूनिवर्सिटी एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करती है, तो ये ग्रोथ के जुमरे में आता है। एक यूनिवर्सिटी ग्रो कर रही है। यूनिवर्सिटी कैसे ग्रो कर सकती है? या तो कोई नए डिग्री प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर ले, जी अब हमने कंप्यूटर साइंसेज भी पढ़ाना शुरू कर दिया है, अब हमने इंजीनियरिंग भी पढ़ाना शुरू कर दिया है, या कोई शॉर्ट कोर्सेज जो है वो शुरू कर दे। तो जब हम पीएमपी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराएंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो इसका मतलब है यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रोथ भी होगी। तो ग्रोथ वाला जो ऑब्जेक्टिव था वो भी किसी हद तक मतलब अचीव करेगा। फिर उन्होंने कहा कि इससे हम ये प्रोग्राम कराएंगे अपनी फैकल्टी को, और हमारी जो फैकल्टी है वो अगर पीएमपी ट्रेंड हो जाए तो उससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो भी बढ़ेगी। एट द सेम टाइम हम इसकी एक फीस भी रख देंगे समर्स के अंदर, और उससे हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी जनरेट होगा। तो अब आप देखें, ये एक ऐसा प्रपोजल आ रहा है जो हमारी वो जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो हमने अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के अंदर तय किया था, उनको किसी ना किसी हद तक मीट कर रही है। तीनों को वो कुछ ना कुछ हद तक मीट कर रही है। ये बात आपको, इससे आप एग्री करेंगे जो मैंने बोला? ये सिनेरियो सारा समझ आ गया? जी सर। ओके, अब नेक्स्ट एक और चीज देखते हैं कि इससे हम अब एनालाइज करना चाहेंगे कि क्या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल और भी आए हुए हैं, उनमें से उनको हम कंपेयर करेंगे इस प्रपोजल के साथ। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 प्रोजेक्ट प्रपोजल आए हुए हैं। एक प्रोजेक्ट प्रपोजल है जिसके अंदर जैसे कि भाई हम एक नया डिग्री प्रोग्राम शुरू करते हैं, लाइक कंप्यूटर साइंसेस की भी अब हम जो है ना BScs वो भी शुरू कर रहे हैं। एक नया प्रोग्राम है, एक प्रपोजल ये आया हुआ है। दूसरा प्रपोजल ये आया हुआ है कि हम अभी लाइव क्लासेस करते हैं, तो यूं करते हैं कि हम ऑनलाइन अपने डिग्री प्रोग्राम्स भी शुरू करते हैं। ये दूसरा प्रपोजल आया हुआ है। और तीसरा प्रपोजल ये था जो अभी आप हमने डिस्कस किया कि हम एक पीएमपी की जो है ना ट्रेनिंग जो है वो शुरू कर देते हैं। अब अगर मैं इन तीनों प्रपोजल्स को अपने उस क्राइटेरिया के मुताबिक देखूं जो कि मैंने एस्टैब्लिश किया है, तो फिर इनकी रैंकिंग क्या बनेगी, और फिर हम फाइनली देखेंगे कि किसका स्कोर सबसे ज्यादा है, और हम वो वाला प्रोजेक्ट या प्रपोजल सेलेक्ट कर लेंगे। जब मैं देखता हूं अगर मैं एक नया डिग्री प्रोग्राम शुरू करता हूं, तो इससे मेरी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितनी इंप्रूव होगी? शायद बिल्कुल भी नहीं, शायद थोड़ी सी आप कर लें। तो मैं 60 में से इसको 10 मार्क्स दे रहा हूं, करेक्ट? अगला, डिग्री प्रोग्राम बढ़ाने की वजह से मेरा इमीडिएट प्रॉफिट तो नहीं आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे, बट इमीडिएटली प्रॉफिट रिटर्न मुझे नहीं शुरू होगा। जाहिर है पहले 2-3 बैचेस मुझे बस कॉस्ट टू कॉस्ट या मे बी लॉस में जाएंगे, बट स्टिल प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड, तो मैंने उसको 30 में से 15 मार्क्स दे दिए। ग्रोथ अगर मैं देखूं तो जाहिर है मैं एक नया डिग्री प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं, तो मेरी यूनिवर्सिटी ग्रो कर रही है, तो ग्रोथ में मैंने 10 आउट ऑफ 10 दे दिए। और इस वाले प्रपोजल के जो टोटल वेटेज या टोटल स्कोर बन रहा है वो 35 है। अब हम देखते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग मोड अगर मैं शुरू करता हूं, तो उससे भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितनी इंप्रूव होगी? आई डोंट नो, मैंने उसको रफली 15 दे दिए। उसके बाद प्रॉफिट, जाहिर है ये भी एक तरह से एक नया बिजनेस लाएगी और वी एक्सपेक्ट के प्रॉफिट होंगे। और ग्रोथ भी ये किसी हद तक आप कह लें कि है कि आप एक नया मोड ऑफ एजुकेशन शुरू कर रहे हैं। सो आपको इस वाले प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए जो इसका स्कोर बन रहा है, लेट्स से वो 43 बन रहा है। अब हम आते हैं पीएमबी ट्रेनिंग को। तो पीएमबी ट्रेनिंग की वजह से एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी बिकॉज फैकल्टी विल बी मोर ट्रेन। तो ये जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसमें मैंने 60 में से इसको 50 मार्क्स दिए। प्रॉफिट, यस किसी हद तक प्रॉफिट होगा, शॉर्ट कोर्स है, वन टाइम कोर्स है, जो इमीडिएट प्रॉफिट है वो मिलेगा ही मिलेगा। सो आपने एक प्रॉफिट जो है यहाँ पे उसमें 30 में से 20 ले लिया। ग्रोथ एज सच ये है तो सही, किसी हद तक एक छोटा सा कोर्स आपने इंट्रोड्यूस कराया जो कि आप पहले नहीं कराते थे। तो इस वाले प्रोजेक्ट प्रपोजल का आपको 73 स्कोर बन रहा है। तो अब अगर मेरे पास फंड्स कम है, यूनिवर्सिटी में फंड्स कम है, और मेरे पास चॉइस ये है कि मैं एक चीज इनमें से सेलेक्ट कर सकता हूं, तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि ये वाला जो मेरा प्रपोजल है, प्रोजेक्ट पीएमपी ट्रेनिंग प्रोग्राम वाला, ये बेस्ट अलाइंड है विद द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
तो मैं इस वाले प्रपोजल को सिलेक्ट करूंगा। अब आप देखें कि मे बी दूसरे वाले दो हैं वो शायद प्रॉफिट में शायद इस वाले से ज्यादा हो। लाइक अगर मैं इसको 20 या 35 दे दूं, इवन देन इसका टोटल स्कोर हमारे पास इससे कम रहेगा। और आई वुड से कि यार, even though these two are giving us more profit, let's say, or they are offering us more growth, still I would prefer a project जो क्वालिटी को बढ़ा रहा है। Why? Because इस वक्त क्वालिटी की वेटेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे ज्यादा है। सो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी जिसका मकसद सिर्फ एक पॉइंट हाईलाइट करना था, और वो ये कि हम जब अपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो वो इस तरह नहीं करते कि मेरे बॉस की ये ख्वाहिश है। वो इसलिए नहीं करते कि मेरा बॉस जो है वो लेट्स से मलेशिया से होकर आया और उसे ये चीज पसंद आ गई है, या वो अमेरिका गया था तो उसने वो चीज वहां पे देखी और उसने हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस कर दी। नो, हम ये देखेंगे कि हमारा कौन सी चीज हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ ज्यादा अलाइन है। सो दिस वे वी सिलेक्ट आवर प्रोजेक्ट्स। सो नाउ जब आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाता है तो फिर हम इसको फॉर्मली इनिशिएट करते हैं। अब हम पीएमपी प्रोजेक्ट को फॉर्मली इनिशिएट करेंगे क्योंकि ये प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। सो अब हम आते हैं यहाँ से और देखते हैं कि इनिशिएटिंग के अंदर हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे। अभी मैं आपको ये पॉइंट के एक इनिशिएटिंग के अंदर हमें क्या क्या काम करने हैं, इसके बाद आज ही हम पढ़ेंगे प्लानिंग के अंदर क्या क्या काम करने हैं, फिर हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिंग के अंदर क्या क्या करने हैं एंड सो ऑन। मैं आपको ये एक दफा भी पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर मैं दोबारा एक सेकंड राउंड लगाऊंगा जिसमें मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल्स और ऐड करूंगा। लेकिन अभी भी बहुत लंबी डिटेल्स हैं, बट स्टिल मैं कुछ चीजें शायद उनको होल्ड पे रखूं और मैं आपको लेटर ऑन सारे एक्शंस डिटेल में जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क, एक ब्रॉडर आइडिया आपको मिलना चाहिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल कि अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो प्लीज डू आस्क मी। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे हैं ये फाउंडेशन ले कर रही है आपके बाकी सारे अगले आने वाले कॉन्सेप्ट की। सो लेट्स स्टार्ट कि हम जब प्रोजेक्ट इनिशिएट करना होता है तो बेसिकली हम इनिशिएट करते वक्त दो तीन काम करते हैं। एक काम तो हम ये करते हैं कि हमें अपने प्रोजेक्ट का चार्टर लिखना होता है। ठीक है जी। अब ये जो प्रोजेक्ट चार्टर है ये बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट डिफाइन करेगा। इसके अंदर बहुत सारे आइटम्स हमें लिखने पड़ते हैं, इसके अंदर कुछ कंटेंट होता है, हमने वो ऐड करना है। वो क्या क्या है, इसके अंदर हम ब्रॉडर लेवल का स्कोप डिफाइन करेंगे कि हमें प्रोजेक्ट के अंदर करना क्या है। लाइक अगर मैं ये पीएमपी एग्जांपल वाली बात करूं तो हमें एक 7 वीक्स का लेट्स से पीएमपी ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना है फॉर फैकल्टी मेंबर्स, फॉर स्टूडेंट्स, एज वेल एज हम बाहर मार्केट से, ओपन मार्केट से भी जो है ना प्रोफेशनल्स को ये कोर्स ऑफर करेंगे यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस के अंदर। तो ये है मेरे प्रोजेक्ट का स्कोप। तो ब्रॉडर लेवल पे वी वुड से कि वी हैव टू कंडक्ट अ 7 or 8 weeks ट्रेनिंग कोर्स जिस for the visiting for the faculty members, for students of Barrier University, let's say, and for working professionals। ठीक है, तो ये मैंने एक स्कोप डिफाइन किया। फिर मैं टॉप लेवल, हाई लेवल की कुछ रिस्क को वो भी इसके अंदर लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ रिस्क मैं फैकल्टी को ट्रेन करूं, वो फैकल्टी पीएमपी सर्टिफिकेशन ले और उसके बाद वो टीचर मुझे छोड़ के चला जाए। तो ये एक इसके अंदर रिस्क है। दूसरा रिस्क है मेरे स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स वो इसके अंदर कम रजिस्टर हो तो हमारा कोर्स लॉस में चला जाए, वगैरह वगैरह। तो मैं अपने हाई लेवल रिस्क जो है वो भी चार्टर के अंदर लिख देता हूँ। फिर मैं अपनी हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स लिखता हूँ। मसलन इतने बजे से इतने बजे होगा, इतने घंटे की क्लासेस होंगी, वीकेंड में होंगी, वर्किंग डेज में होगी, वगैरह वगैरह। लंच यूनिवर्सिटी कराएगी नहीं कराएगी, टी ब्रेक्स होंगी। लाइक अगर आप 6 घंटे की क्लासेस या 5 घंटे की क्लासेस वीकेंड पे ले रहे हैं तो ऑब्वियसली लंच टाइम पे आएगा, आपने ब्रेक्स भी देनी है। ये सारी चीजें मैं हाई लेवल की रिक्वायरमेंट्स जो है वो यहाँ पे लिखूंगा। फिर मैं हाई लेवल रिस्क हो गए, हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स हो गई, हाई लेवल कंस्ट्रेंट्स क्या क्या होंगे, हाई लेवल अजम्पशंस क्या क्या होंगी। सो बेसिकली मैं हायर लेवल पे अपने प्रोजेक्ट के बारे में तमाम हदायत, तमाम इंस्ट्रक्शंस पास कर दूंगा।
लेकिन ये सारे काम करने के लिए मेरे पास, और इसके अलावा सॉरी, दो और मेजर चीजें थी, वो ये थी कि मैं इसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर को सिलेक्ट करके, नॉमिनेट करके उसको ऑथराइज करूंगा, और बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स को, लोगों को ये इंस्ट्रक्ट करूंगा कि इस प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ जो भी इसकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सपोर्ट दी जाए, ताकि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कामयाब, मतलब हम कंडक्ट कर सकें, ये कोर्स जो है वो कंडक्ट कर सकें। सो ये काम करने के लिए सबसे पहली जो मेरी जरूरत है वो क्या है, मुझे अपने बिजनेस केस की और जो बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान है उसका आइडिया होना चाहिए। ओनली देन आई वुड बी एबल कि मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के अंदर क्या लिखूं, क्या मेरी रिक्वायरमेंट, अगर जब तक मुझे अपना बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान एंड बिजनेस केस में हमने कहा था द पर्पस फॉर विच अ प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन, तो बिजनेस केस अगर मुझे नहीं पता तो मैं मे बी इस प्रोजेक्ट की जो फीस है, पर हेड फीस, वो बहुत ज्यादा रख दूं, क्योंकि मेरा फोकस ट्रेडिशनली तो प्रॉफिट पे चला जाएगा। तो अगर मेरा फोकस प्रॉफिट है तो, और मैं फीस ज्यादा रख लेता हूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने इस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स या बिजनेस केस को भूल चुका हूं। तो मुझे चार्टर के अंदर जो चीजें डिफाइन करनी है, फीस कितनी होगी पर हेड वगैरह वगैरह, वो मैं तभी कर सकता हूं जब मुझे बिजनेस केस और बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। जब ये चीजें मेरे पास आ जाएंगी, ये क्लैरिटी आ जाएगी, तो फिर मैं अपनी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स जो है वो देखूंगा। इनिशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, मुझे क्लासरूम चाहिए, मुझे एयर कंडीशंस चाहिए, मुझे प्रोजेक्टर चाहिए, मुझे वाइट बोर्ड चाहिए, उसके अलावा मुझे कोई कैंटीन कैफे चाहिए, वगैरह वगैरह। एक एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं, मुझे एडवर्टाइज करना है तो मुझे मे बी वेबसाइट पे अपना ये कोई बैनर बना के वो अपलोड करना पड़ेगा। मुझे अगर अखबार में देना है तो वो दूंगा। रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, रजिस्ट्रेशन जब स्टूडेंट्स आएंगे तो स्टूडेंट्स को मैं कैसे रजिस्टर करूंगा, वो आपको कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे, आपसे वो क्या क्या फॉर्म कौन सा आपने फिल करना है, वगैरह वगैरह। तो वो जो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, अब वो आप सोचना शुरू करते हैं और फिर उसको चार्टर का हिस्सा बना देते हैं। फिर अजम्पशंस आपकी इस बारे में क्या है, अगर मुझे ये कोर्स कंडक्ट करना है तो मेरी एक अजम्पशन तो इसमें ये है कि जी 8 वीक्स में लेट से ये कोर्स जो कंडक्ट कर लेगा, तो उससे उसके बाद वो पास भी हो जाएगा पीएमपी एग्जाम में, और फिर वो हमारे पास रुकेगा भी, और वो फैकल्टी मेंबर हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था उसको फुलफिल भी करेगा, कि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी बढ़ाएगा, और वो जो एचईसी का क्राइटेरिया था या जो एचईसी की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है वो भी मीट हो जाएगी। सो ये आपने कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं वो की हैं। हाई लेवल को रिस्क आपने आइडेंटिफाई किए हैं। आपके कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि जी समर्स में यूनिवर्सिटी बंद होती है, या आप वीकेंड्स पे करवा रहे हैं तो वीकेंड्स में तो यूनिवर्सिटी बंद होती है, तो आपके कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपको एक दिन पहले कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को बताना पड़ेगा कि हमें यूनिवर्सिटी खुली रखें, वो वाली बिल्डिंग खुली रखें, सो एंड सो ब्लॉक जो है वो खुला रखें, या क्लासरूम हो, वगैरह वगैरह। सो इसी तरह ये भी कंस्ट्रेंट हो सकता है कि हमने 8 वीक्स कोर्स रखा है, तो उस एक खास टाइम से पहले पहले हमें ये खत्म करना है अपना कोर्स, बिकॉज उसके बाद यूनिवर्सिटी की रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, एंड सो ऑन। और हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट कब आएंगे, ये तब आते हैं जब आपने, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक और ऑर्गेनाइजेशन को हायर किया है, उसकी सर्विसेज ली हैं, और उस इन दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई आप हमें, ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेलर ऑर्गेनाइजेशन इसको हम कहते हैं, ये सेलर ऑर्गेनाइजेशन इस क्लाइंट को जो भी चीज बना के दे रही है वो देगी, उसके बारे में एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट है, चार्टर लिखने के लिए आपको ये भी जरूरी है, क्योंकि इस एग्रीमेंट की बहुत सारी क्लॉजेस, बहुत सारे मेजर पॉइंट्स, मसलन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना होगा, हमारा बजट कितना ऑथराइज होगा, वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक बिल्डिंग, लेट्स से 4 स्टोरी बिल्डिंग एक खड़ी करनी है, खुद ये नहीं कर सकते, एक और बिल्डर को इन्होंने
हायर किया हुआ है। इस बिल्डर ने कहा कि हम आपको 10 लाख में, लेट्स से छोटी सी हम कर लेते हैं, हम आपको 10 लाख के अंदर, 1 मिलियन के अंदर हम आपको ये बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने जब 1 मिलियन कोट किया तो ऑब्वियस सी बात है कि इसने 8 लाख में कोशिश ये करेंगे कि ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो ताकि कम से कम 2 लाख ऊपर प्रॉफिट कमा सके। करेक्ट? तो ये बात कहाँ लिखी होगी कि हमने ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये जो मुआहिदा हुआ है हमारा, वो 10 लाख में हुआ है? ऑब्वियस सी बात है ये किसी एग्रीमेंट में या उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट में, है ना? तो उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं सामने रखते हुए अब जब चार्टर लिखूंगा तो चार्टर में मैं प्रोजेक्ट मैनेजर को बता रहा हूँ कि भाई आपने 8 लाख में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो ये जो कंस्ट्रेंट है ये ऑब्वियसली मुझे एग्रीमेंट्स को देख के, और भी बहुत सारी, ज़ाहिर टाइम कितने में करेंगे, अच्छा कस्टमर ने क्या क्या हुआ है कि वो आपकी बार बार आके इंस्पेक्शन करेगा, साइट पे नहीं करेगा, या कस्टमर ने कोई ऐसी आप पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की भी है कि भाई आपने इस डेट तक कम से कम पहले 2 फ्लोर रेडी करके दे देने एंड सो ऑन। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमने, या वो कहते हैं जी कि हमारे जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है उसमें आपने हमें नहीं छेड़ना, आपने जो प्रोजेक्ट करना है वो आपने शाम में करना है। सो इस तरह की अगर कोई कंस्ट्रेंट है तो वो भी हमें एग्रीमेंट में मिलेंगे। तो अब आप देखें कि मैंने अपने बिजनेस केस को भी सामने रखना है, मैंने बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान को भी सामने रखना है, उससे मैंने एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स को भी सामने रखना है। इसके अलावा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होगा जिसको हम EEF के अंदर, अगर आपको याद होगा, एक एग्जिस्टेंस सिस्टम या प्रोसीजर होगा, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स के नाम से हमने इसको पढ़ा था। और इसके अलावा हमारे OPS होंगे जिसमें हमारे जो प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, प्रोजेक्ट कैसे होते रहे हैं, और पिछला कोई चार्टर का टेम्पलेट बनाया है तो वो मैं उठा लूंगा, या इवन पूरे का पूरा चार्टर बनाया तो मैं वो उठा लूंगा। सो मैं OPS को भी कंसल्ट करूंगा, लेसन लर्न एक को भी। सवाल था सर, छोटा सा, जी जी हुक्म। सॉरी आपकी बात काट रहा जी हूँ। श्योर श्योर। ये जो चार्टर ड्राफ्ट होगा, ये चार्टर PMO करेगा या चार्टर इट विल बी म्यूचुअली लाइक ड्राफ्टेड बाय क्लाइंट और PMO के नहीं बीच नहीं नहीं, में होगा, देखिए या क्लाइंट इसको का अपना इसको चार्टर होगा। कौन कमांड और करता है? सुने सुने, क्लाइंट का तो अपना चार्टर होगा। ये आपको मैंने उस दिन बताया था कि अगर प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह का सीन है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली प्रोजेक्ट है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी, इस ऑर्गेनाइजेशन में बिल्डिंग बनानी है। अब बिल्डिंग बनाने के लिए खुद नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये अपने प्रोजेक्ट को बिल्कुल उसी तरह, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, आपका ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा। जब सिलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे कोई भी PMO अगर है तो PMO, कोई हायर लेवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई GM है, कोई डायरेक्टर है, वो ये चार्टर इशू करेगा और नीचे एक प्रोजेक्ट मैनेजर नॉमिनेट कर देगा। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली कुछ प्लानिंग वगैरह करने के बाद ये कहेगा कि भाई मैंने ये प्रोजेक्ट खुद नहीं करना, और अपने प्लान के अंदर वो लिखेगा कि मैंने ये प्रोजेक्ट आउटसोर्स करना है और कोई बिल्डर, कोई वेंडर आके ये प्रोजेक्ट बिल्डिंग खड़ी करेगा। अब ये यहाँ पे क्या सिनेरियो, इस ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैं देखता हूँ तो ये अपनी बिड करेंगे, बिड करने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट जीत लेते हैं, और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा उसमें से अपना प्रॉफिट और वो साइड पे करते हैं। और फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई PMO अगर ये प्रोजेक्ट करवा रहा है, कोई बॉस, कोई बिग बॉस, एनीबडी अबव द प्रोजेक्ट मैनेजर, वो ये इंस्ट्रक्शन इशू करेगा और ये अपना चार्टर एक अलग से बनाएंगे। ठीक है? इस वाले प्रोजेक्ट मैनेजर को ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्ट जरूर देखना पड़ेगा फॉर दिस पर्पस। अच्छा, एक तो ये बात है, ये बात आपको क्लियर हो गई उमर? ये चार्टर अलग अलग बन जी रहा है, बिल्कुल, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक इंडिपेंडेंट अलग से प्रोजेक्ट है और वो अपनी चीजों को सामने रखते हुए चार्टर बना रहे हैं। अच्छा, अब जब चार्टर बन रहा होगा तो उस वक्त इट इज क्वाइट पॉसिबल, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकली क्या होता है, एक अगर डायरेक्टर है तो उसके नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर एक होगा, और ये डायरेक्टर इस असिस्टेंट डायरेक्टर को लेट से प्रोजेक्ट मैनेजर नॉमिनेट कर रहा है। तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर को जब ये प्रोजेक्ट चार्टर लिख रहा होता है तो इसी को कहता है कि भाई आपने, यार ये एक ड्राफ्ट लेके आओ, उसके अंदर ये डाल देना, उसके अंदर ये डाल देना, आपस में डिस्कस करते हुए इस असिस्टेंट डायरेक्टर ही ये खुद ही ये ड्राफ्ट लिख रहा होता है जनरली। ठीक है? दैट मीन्स जो पोटेंशियली हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर नॉमिनेट होना है वो खुद इन्वॉल्व होगा मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोजेक्ट चार्टर लिखने में।
Is this point clear? राइट सर। लेकिन Yes, sir. उसमें जो पावर्स या ऑथराइजेशन होगी वो उस टॉप बॉस की ही होगी। सो हम एक चार्टर लिखेंगे और उस चार्टर को जाहिर है लिखने के लिए मुझे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी देखना है, उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स प्रोसीजर्स को भी देखना है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई लिमिटेशंस है। मसलन जैसे मैंने कहा कि वो कहते हैं कि हम शाम में करेंगे, दिन में नहीं कर सकते, या इस वो कहते हैं कि आपने ये सो एंड सो वेंडर्स की लिस्ट से ही अपना मटेरियल मंगवाना है, इस तरह की कोई भी बात। तो ऑब्वियसली आपको याद है हमने ओपीएस एंड ईएफ पे को पूरी डिटेल में पढ़ा था, उनको आप एक दफा दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन होती है तो। हम उनको लाजमी कंसिडर करेंगे। और मैंने आपको एक चीज कही थी कि जो भी प्रोसेस हम करने लगेंगे, कोई भी प्रोसेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो 49 प्रोसेसेस है, हर प्रोसेस को करते हुए हम उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स को, उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, वहाँ के एग्जिस्टिंग सिस्टम को, वहाँ की रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उसको, वहाँ के रूल्स एंड प्रोसीजर्स को एंड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को, इसको हम हर सूरत हर प्रोसेस करने से पहले लाजमी देखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इनकी तरफ से हम आंखें बंद करके अपनी मर्जी से कोई प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सो अब हम अपने अब जो मैं यहां तक तो हो गया जो मैंने आपको बताई बातें, ये है बेसिकली चार्टर लिखने के लिए। आगे भी कुछ चीजें हैं लेकिन फिलहाल आप ये कहें कि चार्टर लिखने के लिए मुझे ये सारी चीजें करनी होंगी। और मैं फिर चार्टर में आपको दिखाऊंगा, सैंपल चार्टर भी एक दिखाऊंगा, आपसे शेयर भी कर दूंगा, उसको आप देखिएगा तो आपको अंदाजा होगा कि चार्टर के अंदर हमने क्या क्या चीजें डाली होती हैं। ये जो लिखा हुआ ना हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, अजम्पशंस क्या बला है, रिस्क क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप देखेंगे वहां पे। अच्छा, अब और उसके अंदर फिर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर को नॉमिनेट करके उसकी पावर्स डिफाइन कर दूंगा कि और ड्यूटीज उसकी डिफाइन कर दूंगा, प्रोजेक्ट मैनेजर ये करेगा। समटाइम्स यहाँ पे मैं इनिशियल लेवल के जो स्टेक होल्डर्स हैं बाज दफा मैं उनको भी मेंशन कर देता हूँ। मसलन मैं आपको यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ कि जी आईटी डिपार्टमेंट ने ये काम करना है। मैं ये मेंशन कर देता हूँ कि जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है वो असिस्ट करेगा इन सप्लाई ऑफ मटेरियल और वो प्रोजेक्ट मैनेजर को असिस्ट करे। तो जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है बेसिकली ये एक हाई लेवल स्टेक होल्डर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसी तरह मैं कह देता हूँ एचआर रिक्वायरमेंट must provide necessary human resource to this for this project, तो मैंने एक और स्टेक होल्डर यहाँ पे जो है ना वो मेंशन कर दिया, वगैरह वगैरह। सो इसी से बेसिकली जो प्रोजेक्ट मैनेजर की जो इनिशियल टीम फॉर्म होना शुरू हो जाती है ना, वो यहीं पे होना शुरू हो गई है। प्रोक्योरमेंट मैनेजर इन्वॉल्व हो गया, एक टीम मेंबर आ गया आपका, एचआर मैनेजर आ गया, एक और टीम मेंबर आ गया, आईटी वाला मैनेजर आ गया, एक और टीम मेंबर। सो हाई लेवल टीम भी आपकी, जिसको आप कोर टीम कहते हो, एक वर्ड हम यूज करते हैं कोर टीम, तो ये जो आपकी कोर टीम है वो यहाँ पे बनना शुरू हो जाती है। सो प्रोजेक्ट मैनेजर भी नॉमिनेट होता है, प्लस कुछ और भी की टीम मेंबर्स वो भी हम यहाँ पे ही नॉमिनेट कर देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद अब प्रोजेक्ट मैनेजर के कुछ फराइज हैं वो यहाँ पे आते हैं, और ये जनरली हमारा जो प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस है ना, ये उसके अगेंस्ट है। ऐसा हम करते नहीं है जिसकी वजह से बाद में हम ब्लेम गेम जो है ना वो शुरू कर देते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन ने लेट्स से 10 लाख की, जो अभी हमने एक एग्जांपल ली थी, 10 लाख की बिड की थी और वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया इस ऑर्गेनाइजेशन को, आप घर 10 लाख में बनाएंगे या जो भी बिल्डिंग बनानी है 10 लाख में बनाएंगे, और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ये भी मुआहिदा करके आ गए ये लोग कस्टमर से या क्लाइंट से कि हम आपको 6 महीने के अंदर अंदर ये काम करके देंगे। अब जब प्रोजेक्ट मैनेजर को चार्टर दिया गया और चार्टर के अंदर उसकी नॉमिनेशन हुई और उसको कहा गया कि आप 10 लाख में ये काम करेंगे, और सॉरी उसमें से 2 लाख प्रॉफिट निकाला, 8 लाख में आप ये काम करेंगे और 6 महीने के अंदर अंदर आप करके दें, तो प्रोजेक्ट मैनेजर हायर लेवल पे, इस लेवल पे वो एक फिजिबिलिटी चेक करेगा कि इज इट पॉसिबल कि 8 लाख में ये चीज हो जाएगी, एंड इज इट पॉसिबल कि 6 मंथ में ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इसको हेल्प कर सकती है, पुराने जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं कितने में हुए हैं, कितना ड्यूरेशन लगा था, वगैरह वगैरह। अब अगर
तो ये इस गिवन टाइम के अंदर एंड गिवन बजट के अंदर, या मैं अगर ये कहूँ गिवन कंस्ट्रेंट्स के अंदर रह के ये इतने में प्रोजेक्ट हो सकता है, ओनली देन प्रोजेक्ट मैनेजर इसको हाँ करेगा। वरना प्रोजेक्ट मैनेजर टॉप मैनेजमेंट से ये कहेगा कि सर और मैम, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम 8 लाख में ये काम कर सकें। आपने अनरियलिस्टिक गोल सेट किए हुए हैं, या आपने कंस्ट्रेंट्स जो इम्पोज किए हैं वो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक है। अब इस बात पे जनरली हम प्रैक्टिकली, अब मैं कोई बहुत जरूरत दिखा भी दे और वो चीज़ कह दे और थोड़ी सी बहस कर भी ले, तो जनरली बॉसेस इसका माइंड कर देते हैं और फिर प्रोजेक्ट मैनेजर हामी भर लेता है कि अच्छा ठीक है सर, जैसे आपका हुक्म। ये भी जरूरत वाले लोग करते हैं, वरना तो यस सर हो जाता है, मतलब पहले गो में यस सर हो जाता है। अच्छा, आपने एक अजम्पशन पढ़ी थी कि प्रोजेक्ट मैनेजर फरिश्ते हैं, वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट, अपनी नौकरी को नहीं देखेंगे बल्कि ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट का फायदा सोचेंगे। और वो प्रिंसिपल स्टैंड लेंगे कि सर अगर आप मुझसे प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं तो मैं इसको नहीं इतने में नहीं करूंगा, क्योंकि इतने में करने के लिए अव्वल तो ये इतने में होगा नहीं, और आप ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यो खराब करेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज जाया करेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल डिच करेंगे इन फ्रंट ऑफ कस्टमर। सो मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर आपने करवाना है तो किसी और से करवा लें, मुझे चाहे नौकरी से निकलवा दे। ऑब्वियसली मैं इसको बहुत एक्सट्रीम, वो एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट टेक स्टैंड एट दिस स्टेज। अगर वो प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में इसको एक्सेप्ट करता है, तो फिर आखिर पे ये ब्लेम ना करे कि जी मुझे तो अनरियलिस्टिक गोल सेट करके दिए गए थे। आपने खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो फिर अगर आप इतने टाइम में, इतने बजट में प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर ये आपका एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर फेलियर होगा। हम जनरली ये कहते हैं कि नहीं देखें वो तो अनरियलिस्टिक गोल थे, तो अब हम क्या करें, मैनेजमेंट सुनती नहीं है। भाई मैनेजमेंट नहीं सुनती तो जॉब छोड़ दो, ठीक है। पीएमपी और पीएमआई आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप में इतनी मॉरल करेज है कि आप अपने टॉप मैनेजमेंट को